हेलो 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 एवरीवन। तो अभी आप देख सकते हो कि आपका पार्ट 2 है, वन शॉट ऑफ योर पावर सिस्टम सेकंड एंड दिस इज़ यूनिट नंबर सेकंड ऑफ पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। तो ऑलरेडी जो आपका पावर सिस्टम मतलब ऑलरेडी जब मैं वीडियो स्टार्ट किया था तो ऑलरेडी हमने बोला था कि 1 आवर से अधिक में वीडियो का मतलब लेंथ होगा एंड आई विल ट्राई कि एक ही पार्ट में बनाऊँ, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ सम सर्टेन इशू मतलब मैं वीडियो तो बना रहा था लेकिन बीच में एक मैम आ गई और उससे मुझे वीडियोज़ को ब्रेक करना पड़ा। आई वॉज मेकिंग दिस वीडियो इन माई कॉलेज बट ड्यू टू सम इशू मतलब देखिए फर्स्ट जो हमारा पार्ट था उसमें मैंने गैस एक्चुएटेड जो रिले सबसे बड़ा टॉपिक है एंड एक बार नहीं मैंने मोस्टली टाइम बोला है कि दिस यूनिट इज़ रियली इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू योर इंटरव्यू। तो प्लीज़ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों वीडियोज़ को आप पूरा अच्छे से देखो एंड मतलब ये जो आपका पावर सिस्टम प्रोटेक्शन है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए मतलब एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए सबसे मतलब कह सकता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूँ कि अभी तक मैंने आपको मतलब इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, अट्रैक्टेड आर्मेचर रिले, वाई आर्मेचर रिले मतलब वाइज नॉइजी, इंडक्शन रिले, थर्मल रिले, गैस एक्चुएटेड रिले, तो इतना चीज़ हमने पार्ट 1 में 30 मिनट का वीडियो था, 30 मिनट में मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। तो आगे जो ये वीडियो सेकंड पार्ट होने वाला है जिसमें कि हम आपको कंपरेटर, फेज कंपरेटर, ओवर करंट रिले, डायरेक्शनल रिले, डिस्टेंस रिले, इम्पीडेंस रिले एंड अभी जो ये पार्ट 2 होने वाला है, पार्ट 2 इज़ रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट देन पार्ट 1 वीडियो, जिसमें रिएक्टेंस रिले, मोहर रिले, डिफरेंशियल रिले, स्टैटिक रिले एंड जितने भी स्टैटिक पार्ट रिले हैं। तो ये देख सकते हैं कि सबसे बड़ा यूनिट है जिसमें कि 90 पेजेस का पीपीटी है। आउट ऑफ 90 पेजेस हमने 20 पेजेस जो है ऑलरेडी कवर कर चुका, मतलब कवर कर लिया हूँ पार्ट 1 में। चलिए गैस एक्चुएटेड रिले का मतलब मैंने पूरा कंसेप्ट आपको बता दिया था। अब चलते हैं मतलब इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन हमने बताया था 2 टाइप का हम मतलब इसमें कंटेक्ट लेते हैं, एक अपर फ्लोट कंटेक्ट, एक लोअर फ्लोट कंटेक्ट। जो अपर कंटेक्ट होता है वो हमारा अलार्म सर्किट के लिए होता है और दूसरा जो होता है वो ट्रिप सर्किट के लिए, ट्रिप कंटेक्ट के लिए। लाइक देखिए फिर से मैं आपको बता दूँ तो ये आपका मतलब ये बुकोज रिले है। बुकोज रिले मीन्स ये जो अपर पार्ट है ये अलार्म मतलब आपको सबसे पहले मैं बताया था जब गैस मतलब बनता है इसको गैस एक्चुएटेड कहते हैं। जब हीट होता है, कंजर्वेटर से हीट आता है तो इसमें गैस बनती है, तो सबसे पहले ये वाला हमारा रिले ऑपरेट होता है। तो ये हमारा अलार्म जो है, अलार्म हमारा मतलब बजने लगता है तो हम पता चल जाता है कि ये हमारा ट्रांसफार्मर में कोई तो मतलब फॉल्ट आया है जिसे हम मीट आउट कर लेते हैं। जो मतलब टेक्नीशियन होते हैं वो जाके उससे देख लेते हैं, टेम्परेचर जो बढ़ा होता है उसे कम कर देते हैं। जो दूसरा होता है वो यहाँ पे हमारा ये मतलब सर्किट होता है और ये सर्किट जो होता है ये हमारा मतलब ट्रिप करने के लिए होता है। जब बहुत ज़्यादा मतलब हमारा गैस बन जाता है और हीट बन जाता है दूसरा, तो इसमें हमने ऑलरेडी आपको बताया कि 2 इसमें कंटेक्ट होता है, एक अपर फ्लोट कंटेक्ट, एक हमारा दूसरा जो होता है लोअर फ्लोट कंटेक्ट होता है। और दोनों मतलब कंटेक्ट में ऑलरेडी हमने बताया मरकरी जो आयल होता है उसे हम फिल किए होते हैं। तो ये हमारा होगा गैस एक्चुएटेड रिले। उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ गैस एक्चुएटेड रिले की बात करें तो जो एप्लीकेशन होता है वो शॉर्ट वाइंडिंग सर्किट, बुशिंग पंचर एंड वाइंडिंग अर्थ फॉल्ट में हम इसका मतलब एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। आगे हम बात करते हैं डिज़ाइन एंड कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अब पढ़ेंगे, अभी इलेक्ट्रोमैकेनिकल पढ़े थे, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैकेनिकल नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ रहे हैं। तो इसका डिज़ाइन जो होता है, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन जो कंसिडरेशन हम करते हैं रेटेड वोल्टेज एंड करंट पे करते हैं। लाइक रेटेड करंट और वोल्टेज यहाँ पे जानते होंगे कि P इक्वल टू पावर इक्वल टू क्या होता है, ये तो आप बहुत अच्छे जानते होंगे, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो इसकी रेटिंग जो होता है पावर और करंट पे टोटली डिपेंड होता है, तो इसकी रेटिंग हुई। दूसरा जो होता है हम रेटिंग जो होता है उसके इंसुलेशन एंड डाइलेक्ट्रिक पे देखते हैं। लाइक एक्यूरेट इंसुलेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड बिटवीन द कॉइल कंटेक्ट टू प्रिवेंट द ब्रेकडाउन। मतलब जो ब्रेकडाउन होगा, जैसे हम जो भी रिले यूज़ कर रहे हैं तो उसका ब्रेकडाउन ना हो, उसके लिए एक एक्यूरेट या एडुकेट हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और इंसुलेशन होना चाहिए। ठीक है। उसका कंटेक्ट मटेरियल के बाद हमारा मैग्नेटिक डिज़ाइन कंसिडरेशन। मैग्नेटिक डिज़ाइन मतलब इसका मैग्नेटिक डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब हम मतलब रिलेज का डिज़ाइन कंसिडरेशन करते हैं। लाइक मैग्नेटिक सर्किट शुड बी मिनिमम रिलक्टेंस, लो लॉसेज होने चाहिए। जो कोर और आर्मेचर बना होता है मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन और सिलिकॉन स्टील का बना होगा, तो इसमें लॉसेज होंगे, जो एडी करंट लॉस है या हिस्टैरिसीस लॉस है वो कम होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो एयर गैप के बाद हमारा जो एयर गैप होना चाहिए वो स्मॉल एयर गैप, लार्जर एयर गैप। लेकिन मतलब सबसे पहले अगर स्मॉलर एयर गैप होगा तो फास्ट ऑपरेशन, बट मतलब यहाँ पे होगा कि अगर एयर गैप हम कम रखते हैं तो ऑपरेशन तो फास्ट होगा बट रिस्की हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा रखते हैं तो ये भी हमारा स्लो ऑपरेशन होगा, लेकिन ये हाई पिकअप करंट को क्या करेगा मतलब ये एब्जॉर्ब कर लेगा।
तो यहाँ पे दोनों का एयर गैप का भी मतलब रेटिंग किस टाइम हमारे एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, तो ये हमने बताया। उसके बाद मैकेनिकल डिज़ाइन भी कंसिडरेशन करते हैं। देखिए ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिज़ाइन कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, मतलब जब हम कोई भी रिले बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, तो उसमें क्या क्या कंसिडरेशन करना पड़ता है डिज़ाइन टाइम पर, लाइक मैकेनिकल डिज़ाइन, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। लाइक इतना डिटेल में हम जाएंगे तो वीडियो का लेंथ तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ना तो हमारे पास इतना टाइम है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, और ना आपके पास इतना मतलब पैसेंस हो कि आप 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो लगातार देखें, क्योंकि आई नो कि 7th सेमेस्टर में जस्ट हम पास होने के लिए वीडियो देखते हैं, तो उस हिसाब से मैं वीडियोस को ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप एक बार पीपीटी ले लेना, पीपीटी को आप अच्छे से देखोगे तो पीपीटी बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई है, सभी चीज़ को टू डी पॉइंट दिया गया है। तो थर्मल कंसिडरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी हम कोई भी रिलीज बनाते हैं तो थर्मल कंसिडरेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हीट जनरेट या डिसिपेशन कितना हो रहा है। उसके बाद इन्वायरमेंट को भी कंसिडरेशन करना पड़ता है, लाइक यहाँ पर लिखा है कि रिले मस्ट विथ स्टैंड ह्यूमिडिटी टेम्परेचर, मतलब जो होता है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कोरोजन, मतलब ये सब भी हमें कंसिडरेशन करना ही पड़ेगा। अगर हम इस चीज़ को कंसिडरेशन नहीं करेंगे तो हमारा रिले कैसे मतलब ऑपरेट अच्छे से होगा। तो ये हमारा मान के चलो रिले हमने बनाया गैस एक्चुएटेड, जो भी है गैस एक्चुएटेड रिले, अगर मैं बुकुस रिले की बात करूँ, उसमें जो हमने आयल लिया, आयल के कारण जो हमने मतलब 2 ब्लॉक लिया था ना, अगर 2 ब्लॉक में कोरोजन हो गया तो हम 1 दिन के लिए तो रिले बना रहे हैं। रिले हम बनाते हैं कि ये बहुत लंबे समय तक चले। अगर रिले हम बनाएं कि 1 महीने में रिले ख़राब होने लगे तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, कोई रिले ही नहीं यूज़ करेगा। तो ये भी चीज़ मैटर करता है कि इन्वायरमेंट का कंसिडरेशन, कि हमारा जो रिले हम यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा कोरोजन उसमें ना हो, कोरोजन कम से कम हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कंपैरेटर। नाम से क्लियर है कि कंपेरिजन करता है। A comparator is an electronic device। देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आर सर्किट यूज टू कंपेयर 2 वोल्टेज और करंट एंड इंडिकेट द मतलब विच लार्जर, मतलब दोनों को कंपेयर करके और जो बड़ा होता है उसको शो करता है। इट्स आउटपुट डिजिटल मतलब सिग्नल में होता है, हाई या लो, ये मतलब एनालॉग नहीं, ये डिजिटल फॉर्म में हमारा कंपैरेटर जो है शो करता है। देखिए डिजिटल फॉर्म में भी शो करता है, एनालॉग फॉर्म, दोनों फॉर्म का होता है, लेकिन अभी प्रेजेंट में हम मतलब जो हमारा डिजिटल कंपैरेटर है उसका यूज़ करते हैं। तो कंपैरेटर में वही है कि हमारा हाई को 1 से डिनोट करेगा और जो लो होता है आप जानते होंगे, जो डिजिटल हम पढ़ते हैं तो हाई को 1 से और जो लो होता है उसको 0 से हम शो करते हैं। दिस इज़ हाउ आवर कंपैरेटर वर्क्स, ओके। अब कंपैरेटर के भी टाइप होते हैं। देखिए एम्पलीट्यूड कंपैरेटर होगा, फेज़ कंपैरेटर होगा, या दोनों होगा, हाई मतलब एम्पलीट्यूड और फेज़ कंपैरेटर। देखिए जब हमारा एम्पलीट्यूड कंपैरेटर होगा तो केवल उसको एम्पलीट्यूड बताएगा, और जो फेज़ कंपैरेटर होगा वो फेज़ बताएगा कि कौन सा फेज़ है, आर है, वाई है, बी है। और एम्पलीट्यूड कंपैरेटर हमारा जो भी वेव है, लाइक साइन वेव, कॉस वेव, वोल्टेज का वेव, करंट का वेव, तो उसका एम्पलीट्यूड बताएगा वो कितना ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे वही हमने बताया कि जो हमारा कंपैरेटर होता है, यहाँ पे मैंने अच्छे से थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर दिया। एम्पलीट्यूड में कंपैरेटर, फेज़ कंपैरेटर, हाइब्रिड कंपैरेटर, इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन दोनों में होता है। तो इसके भी फर्दर हम मतलब पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए कंपैरेटर कैसे होते हैं, लाइक यहाँ पे प्राइमरी प्रोटेक्शन, बैकअप प्रोटेक्शन। देखिए कोई भी अल्टरनेटर है, ठीक है, अल्टरनेटर से हम रिले लगाते हैं। रिले जो होता है सेंस करता है मतलब कोई भी फॉल्ट को, और सेंस करने के बाद सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजता है। सर्किट ब्रेकर हमारा फॉल्टी कंडीशन को मतलब क्या करता है, अनफॉल्टी कंडीशन, हेल्दी पार्ट को अनहेल्दी पार्ट से अलग कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी प्रोटेक्शन हो गया। तो प्राइमरी और बैकअप प्रोटेक्शन क्या है, लाइक देखिए अगर हमारे घर में मान के चलिए, जस्ट एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ, मान के चलो हमारे घर में कोई सिस्टम मतलब मोटर ही चल रहा है, ठीक है, ये मोटर है, मोटर मान लेता हूँ, मोटर चल रहा है पानी वाला, इसमें फॉल्ट हुआ। तो फॉल्ट होते ही जो हमारा पहला हमने यहाँ पे लगाया है सर्किट ब्रेकर, ये सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो गया। बाय चांस एनी हाउ अगर ये ऑपरेट नहीं हो तो इससे पीछे हम एक और बैकअप में लगाए होते हैं। अगर ये ऑपरेट हुआ, अगर इससे हमारा मतलब ये ऑपरेट नहीं हो पाया तो हमारा बैकअप प्रोटेक्शन, बैकअप में ये प्रोटेक्शन दे देगा। लाइक व्हाट्सएप का बैकअप होता है ना, वैसे ही मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इसमें भी हम बैकअप के लिए मतलब प्रोटेक्शन का यूज़ करते हैं। ताकि आप जानते हो कि हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो ट्रांसफार्मर होता है, मोटर होता है, इसकी वाइंडिंग या इसकी कॉस्ट जो होता है बहुत ही महंगा होता है। अगर एक बार जल गया, फूक गया तो बहुत ज़्यादा मतलब लॉसेज हो सकते हैं। इसलिए हम रिले और जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है, उसे पूरा प्रोटेक्ट करके हम रखते हैं ताकि हमारा
कम से कम मतलब लॉसेस हों, फॉल्ट हो तो हमारे सर्किट ब्रेकर या हमारे रिले हैं वो ऑपरेट करें, मतलब प्रोटेक्ट हो जाए वो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टिंग डिवाइस। आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा। आगे एम्पलीट्यूड कंपरेटर, ये उतना एग्जाम में नहीं आता है, बस मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ कि जो एम्पलीट्यूड कंपरेटर है ये कंपेयर करता है हमारा। और ये क्या होता है, मतलब इसका ऑपरेशन, इसका प्रिंसिपल की हम बात करें तो जो हमारा एम्पलीट्यूड कंपरेटर ऑपरेट व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑपरेटिंग क्वांटिटी, लाइक जो हमारा ऑपरेटिंग सिग्नल मतलब जो होता है ग्रेटर दैन द मैग्नीट्यूड, जो ग्रेटर होता है उसको, मतलब यहाँ पे देखो दो चीज़ होता है, एक ऑपरेटिंग कॉयल और एक रीस्टेरिंग कॉयल होता है। जब आप टार्क पढ़ोगे तभी भी समझ में आएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ रीस्टेरिंग कॉयल क्वांटिटी इज रीस्टेरिंग कॉयल, मतलब स्टेरिंग कॉयल और ऑपरेटिंग कॉयल दो कॉयल होता है, जिसमें जो ज़्यादा होता है उसको शो कर देता है। दिस इज़ द सिंपल वे ऑफ आवर कंपरेटर। उसके बाद फेज़ कंपरेटर क्या होता है? फेज़ कंपरेटर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिले कंपरेटर वी यूज टू पावर सिस्टम टू प्रोटेक्शन टू कंपेयर द फेज बिटवीन द टू क्वांटिटी, यूजुअली करंट एंड वोल्टेज। करंट और वोल्टेज में क्या फेज़ है, फेज़ डिफरेंस तो नहीं हो गया, कितना फेज़ लैग चल रहा है, कितना फेज़ लीड चल रहा है, तो ये हमारा कौन किससे मेजर करता है? विद द हेल्प ऑफ कंपरेटर। तो ये फेज़ कंपरेटर का काम होता है। ओके, फेज़ कंपरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल वही है, द कंपरेटर रिसीव द एसी सिग्नल सीज इनपुट ए एंड इनपुट बी, इट्स मीन्स द फेज़ उनके बीच में जो है फाई है। इफ़ द साइन जो बोल रहा है, इफ़ द मतलब जो फाई विद इन द स्पेसिफिक रेंज इंडिकेट द फॉल्टी कंडीशन एंड रिले ऑपरेट। तो दिस इज़ हाउ, मतलब ये हमारा फेज़ कंपरेटर वर्क करता है। तो ये पीपीटी आप पढ़ लेना, इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, आप इसको समझ सकते हो। ये एग्जाम में उतना नहीं आता है, बस इतना याद रखो कि जो हमारा कंपरेटर होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला कंपरेटर जो होता है एम्पलीट्यूड कंपरेटर, दूसरा जो होता है फेज़, और तीसरा जो होता है हाइब्रिड कंपरेटर होता है। तो इतना ही बस याद रखोगे, आप एग्जाम में लिख दोगे, ठीक है। जो मेन है हमारा रिलेज, उस पर हम ज़्यादा टाइम देंगे कि वो समझ में आए। उसके बाद हम पर्पस बात करते हैं। जो हमारा कंपरेटर होता है उसका पर्पस क्या होता है? इट्स मेनली इन द डिस्टेंस रिले एंड डायरेक्शनल रिले वेयर द फेज रिलेशनशिप बिटवीन द करेंट एंड वोल्टेज डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फॉल्ट। तो जो भी हमारा मतलब ये पर्पस इसका क्या होता है रिले का, कि डायरेक्शनल रिले और जो हमारा डायरेक्शनल रिले या जो हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जो होता है करंट और वोल्टेज, इसके बीच में लोकेशन का फॉल्ट बताता है। तो यही यूज़ करते हैं जो भी हमारा कंपरेटर होता है, कंपेयर करके हम किसी भी क्वांटिटी को ईजिली हम मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा फेज़ कंपरेटर होता है, इसमें भी टाइप होते हैं, लाइक वेक्टर मतलब फेज़ कंपरेटर होता है, कोइंसिडेंट टाइप ऑफ फेज़ कंपरेटर होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ना चाहेंगे या अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहेंगे तो आपके लिए मतलब ओपन है, यू कैन रीड एंड यू कैन गेन गुड मार्क्स। ओके, अब आते हैं कोइंसिडेंस टाइप ऑफ फेज़ कंपरेटर। इसका भी मतलब वही है, हाइब्रिड टाइप है। तो ये सब चीज़ें आप अपने से पढ़ लेना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, तो इसका भी मतलब एप्लीकेशन है, लाइक स्टैटिक डायरेक्शनल रिले, स्टैटिक डिस्टेंस रिले, फेज एंगल बिटवीन डायरेक्शन सर्किट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ये सब चीज़ें आप अपने से पढ़ लेना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ फेज़ कंपरेटर में। जो पहला जो है साइन टाइप फेज़ कंपरेटर होता है, इसका ये मतलब सर्किट होता है। तो ये सब चीज़ें आप अपने से पढ़ लीजिएगा। कोसाइन मतलब टाइप कंपरेटर होता है, मतलब साइन कंपरेटर होता है, कोसाइन कंपरेटर होता है। अब यहाँ तक कंपरेटर हमने आपको मतलब जितना आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से है उतना मैंने इस पे समय दिया, क्योंकि देखो अभी केवल और केवल 35 नंबर पेज, अभी आधी भी पीपीटी ख़त्म नहीं हुई और मतलब इतना ज़्यादा टाइम हो गया, तो मेरे को सब कुछ ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाना है, ठीक है। ओवर करंट रिले हम बात करते हैं। तो ओवर करंट रिले क्या होता है? ओवर करंट रिले इज़ अ प्रोटेक्टिव रिले डेट ऑपरेट व्हेन द करंट एक्सिस्ट द प्रीसेट वैल्यू। तो मतलब ये थर्मल रिले जो होता है, थर्मल रिले मैंने बताया था कि H = I²RT। तो हीट हमारा डेवलप होगा, हम ऑलरेडी सेट करते हैं, लाइक अगर 35 डिग्री हम सेल्सियस सेट कर दिए तो यहाँ तक हमारा रिले ऑपरेट नहीं होगा, लेकिन 35 से जैसे ही 36 डिग्री होगा सेल्सियस, ये हमारा ऑपरेट कर जाएगा। तो वैसे ही ओवर करंट रिले होता है, हम करंट सेट करके रखते हैं कितना करंट, तब जैसे हमारे घर में मोस्टली 2 एम्पियर या 3 एम्पियर 5 एम्पियर तक करंट आता है। अगर इससे ज़्यादा करंट हुआ मीन्स आपके मतलब सिस्टम में फॉल्ट है, और हमारा जो सर्किट ब्रेकर होता है MCB जो यूज करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये ऑपरेट हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ अवर ओवर करंट सर्किट ब्रेकर, ओवर करंट रिले वर्क करता है, ठीक है। तो इसके हम पढ़ते हैं, इट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइन ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से हमारा ओवर करंट जो ओवर करंट रिले ऑपरेट करता है। टाइप ऑफ ओवर करंट रिले इंस्टेंटेनियस रिले, इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले होता है। फिर से जो हमारा मतलब ये जो इंस्टेंटेनियस नाम है, मतलब
इंस्टेंटेनियस, बहुत जल्दी ऑपरेट करने वाला पहला इसका टाइप होता है। इसका ये आप ध्यान रख सकते हैं, याद रखिए, आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है लेस देन 0.1 सेकेंड। मतलब ये जो होता है, जो हमारा इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले होता है, लेस देन 0.1 सेकेंड में ये ऑपरेट हो जाता है। सोच सकते हो कितना ज़्यादा फास्ट ऑपरेशन होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट ऑपरेशन होता है इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले का। उसके बाद जो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ ओवर करंट रिले आता है वो डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले होता है। इट्स ऑपरेट ऑन अ डिफरेंट प्रीसेट टाइम। मतलब जो हम टाइम प्रीसेट करते हैं उससे पहले ये ऑपरेट नहीं होता है। जो टाइम हम सेट करते हैं अगर उससे ज़्यादा, जैसे वहाँ के चलो हमारे मोटर की बात करता हूँ, ठीक है। आप जानते हो कि मोटर हमारे स्टार्टिंग में कम से कम 5 से 7 गुना ज़्यादा करंट मतलब ये ड्रा करता है। ये क्यों ड्रा करता है? क्योंकि रिएक्टेंस मतलब ये जो होता है इसको मतलब फ्लक्स बनाना होता है। फ्लक्स बनाने के लिए ये 5 से 7 गुना करंट ज़्यादा लेता है, एब्जॉर्व करता है। इसमें हम टाइम सेट कर देते हैं कि मोटर को स्टार्ट करने में आप जानते हो 70% तक मतलब जब स्पीड गेन कर लेता है, लाइक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जब आप पढ़ते हो तो उसमें हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते हैं। तो वैसे ही हमारा जो स्टार्टर हम यूज़ करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको डीप नॉलेज देंगे। तो स्टार्टर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। स्टार्टर का काम क्या होता है कि आर्मेचर जो करंट होता है उसको लिमिट करना, आर्मेचर करंट को कम से कम करना। तो वही जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमारा क्या बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे स्टार्टर है। स्टार्टर में रेजिस्टेंस जो हम यूज कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस जो होता है लिमिट कर रहा है। तो लिमिट मतलब करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं ओवर करंट रिले का। तो मतलब ये जो होता है ना, इसका टाइम हम सेट कर देते हैं। लाइक अगर हम सेट कर दिए कि 2 मिनट तक, 2 मिनट हमने सेट कर दिया, 2 मिनट तक ये ऑपरेट ही नहीं होगा। अगर मान चलो 5, 6, 7 गुना अगर करंट ड्रा कर रहा है तो ये मतलब एक डेफिनेट टाइम हम सेट कर दिए। तो वैसे ही मोटर में यहाँ पे एग्जांपल में दिया भी होगा कि लाइक अगर आप एग्जांपल पढ़ो, कोऑर्डिनेशन प्रोटेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड बैकअप कॉयल यूज इन अ फीडर एंड रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब चीज़ें मतलब आपको बहुत ही डीपली जाकर पढ़ना होगा, तब जाकर वो समझ में आएगा कि ओवर करंट रिले, डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले, इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले, सबका कुछ ना कुछ एग्जाम्पल होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ ओवर करंट रिले जो होता है इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले, जिसका IDMT फुल फॉर्म होता है, इन्वर्स डेफिनेट टाइम। इसका जो मतलब वर्किंग प्रिंसिपल होता है, इट्स ग्रेटर देन द फॉल्ट करंट द फास्ट द रिले ऑपरेशन, इट्स वेरी हाई करंट, इट्स ऑपरेट अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम वैल्यू। तो ये मतलब इसका भी एप्लीकेशन लाइक ऑपरेटिंग टाइम जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होगा। तो यहाँ पे इट्स वेरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अगर करंट ज़्यादा होगा तो ये जो होगा ऑपरेटिंग टाइम इसका कम होगा। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा इसका ऑपरेटिंग टाइम हमारा कम होगा। तो ये हमारा इन्वर्स डेफिनेट टाइम करंट रिले हो गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा आता है जो है मतलब डायरेक्शनल। मतलब इसमें सब कुछ दिया हुआ है, देखिए ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है, इतना डिटेल आप मतलब PPT में दिया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हो। हमें वीडियो का लेंथ भी ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाना है, ठीक है। और PPT जो है 90 PPT है, सबको गो थ्रू करना है, एटलीस्ट सभी पेजेस को देख लें और उसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लें, ठीक है। एरिया ऑफ एप्लीकेशन में दिया हुआ है कि लाइक डिस्ट्रीब्यूशन फीडर में इसका यूज़ होता है। जो हमारा ये अभी हमने कौन सा पढ़ा, मतलब ये कौन सा हमारा इन्वर्स टाइम ओवर, मतलब ये जो ओवर करंट रिले था IDMT रिले, ओके। तो आगे हम बात करते हैं डायरेक्शनल ओवर करंट रिले। डायरेक्शनल ओवर करंट रिले नाम से क्लियर कि डायरेक्शन, इट्स ऑपरेट व्हेन द करंट एक्सिस्ट द सेट, जो हमारा वैल्यू हम सेट करते हैं प्रीसेट वैल्यू, इससे हमारा डायरेक्शन जो होगा चेंज हो जाएगा। लाइक आप जानते हो जब भी मान के चलो हमारा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन ये है, लेकिन फॉल्ट हुआ तो हो सकता है हमारा करंट इधर भी फ्लो हो जाए। भाई मतलब शॉर्ट सर्किट तो किधर भी हो सकता है ना, वो तो नहीं जानता है कि हमें किस डायरेक्शन में फ्लो होना है। तो डायरेक्शनल ओवर करंट रिले हो गया। इसका एरिया ऑफ एप्लीकेशन जो होता है पैरेलल फीडर में इसका यूज़ करते हैं। इंटरकनेक्शन ऑफ पावर जो सिस्टम होता है, इंटरकनेक्शन टाइम यूज़ करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। तो देख सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके मतलब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, इंटरव्यू ना कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सेमेस्टर के लिए तो आप पास हो सकते हो, लेकिन पास होना इट्स नॉट योर, मतलब ये आपका मेन एम नहीं होना चाहिए। इंटरव्यूज़ में इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हो मतलब ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कहीं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपका जो प्रोटेक्शन सिस्टम है सबसे मेन मतलब सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अर्थ फॉल्ट रिले हो गया, जो ग्राउंड रिले, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, डिटेक्ट द अनबैलेंस 3 फेज करंट। मतलब जब भी हमारा जो बैलेंस फेज है अगर थोड़ा सा भी अनबैलेंस हुआ तो वो मेज़र कर लेगा और ये बता देगा कि कौन सा फॉल्ट है, अर्थ फॉल्ट है। तो ये मतलब ऑपरेट कर देता है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ रिले होता है। आपने अगर 6 सेम के बाद 7 सेम, हाँ 6 सेम के बाद जब भी आपने कहीं से भी अपने सब स्टेशन या कहीं से भी आपने ट्रेनिंग किया होगा, तो एटलीस्ट आप जब सब स्टेशन के अंदर जाते हो तो आप रिलेज़ देखते हो। हर एक रिले का नाम अलग अलग होता है और हर एक रिले का ऑपरेशन, हर एक रिले का ऑपरेटिंग
जो प्रिंसिपल होता है वो अलग अलग होता है। तो ये हमारा अर्थ फॉल्ट रिले था। उसके बाद एरिया ऑफ एप्लीकेशन जो हम अर्थ फॉल्ट रिले का यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, फीडर, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसमें इसका हम यूज़ करते हैं। कौन सा हमारा रिले है? अर्थ फॉल्ट रिले। आगे हम बात करते हैं, जैसे ये अभी तक को मतलब ये जो हमने पढ़ा था ओवर करंट रिले, सबसे पहला जो हमारा देख सकते हैं ये हमारा ए नंबर है। ए नंबर यहाँ पे आ रहा है ना, ये जो है डेफिनिट टाइम रिले है। ए नंबर डेफिनिट टाइम मतलब इसमें टाइम फिक्स होता है। दूसरा जो होता है इन्वर्स डेफिनिट टाइम, ये हमारा बी इन्वर्स डेफिनिट टाइम जो हमारा ये रिले हो गया। तीसरा जो है सी, यहाँ पे सी दिखा रहा है, सी जो है हमारा कौन सा है? वेरी इन्वर्स। और चौथा एक्सट्रीमली इन्वर्स डेफिनिट टाइम रिले। तो ये हमारा ज़रूर एग्ज़ाम में आप बनाना, सेमेस्टर एग्ज़ाम में तो बहुत ही आपका इम्पैक्ट करेगा अगर ये आप मतलब जब भी ओवर करंट रिले पूछता है, अगर ये आप मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरियस ओवर करंट रिले बनाते हो तो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डायरेक्शनल ओवर करंट रिले। डायरेक्शनल ओवर करंट रिले को हम DOCR बोलते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ करंट रिले दैट नॉट ओनली मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बट ऑल्सो चेक द डायरेक्शन। मतलब देखो, अभी तक हम ओवर करंट रिले पढ़ रहे थे, लेकिन अभी हमने ओवर करंट रिले के साथ साथ डायरेक्शनल भी ऐड कर दिया। तो ये केवल और केवल यहाँ पे लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को ही नहीं, डायरेक्शन को भी, मतलब ये क्या करता है, ये हमारा जो है हम मेज़र करता है। तो ये हमारा डायरेक्शनल ओवर करंट रिले हुआ। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ डायरेक्शनल ऑफ ओवर करंट रिले, कंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शनल ओवर करंट रिले की हम बात करें तो इसका भी मतलब कंस्ट्रक्शन में अगर बात करें तो सबसे पहले करंट एलिमेंट होता है जिसमें कि CT का यूज़ करते हैं, जो कि CT जो होता है इट्स प्रोवाइड द टॉर्क प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। आप जानते होंगे टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा करंट के स्क्वायर का होता है। ये सब चीज़ें आप बस जब मशीन पढ़ते हैं, जब मतलब आपका बेस कंप्लीट होता है ना, बेस अगर स्ट्रांग होगा तब जाके यहाँ पे समझ में आएगा। अब यहाँ पे कोई बोले कि टॉर्क का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट कैसे होता है, तो इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर भी आपको एक्सप्लेन करे यहाँ पे 8 सेमेस्टर में आके, 7 सेमेस्टर में आके। तो इट्स योर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो कि आपने अपनी बेस को कैसे मजबूत किया है। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, तो ये भी हमने डायरेक्शनल ओवर करंट रिले पढ़ा, जिसमें कि डायरेक्शनल एलिमेंट की बात करें तो हमारे पास करंट ट्रांसफार्मर CT, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिसको कि हम PT कहते हैं, या वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं। इट्स प्रोड्यूस द टॉर्क डिपेंडिंग ऑन द फेज एंगल एंड करंट वोल्टेज। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्शनल ओवर करंट रिले हुआ, जिसमें कि टॉर्क इक्वल टू यहाँ पे देख सकते हो VI जो है cos 5 मतलब थीटा माइनस ये टाउ है, जो भी है आप एक बार देख लेना, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ PPT में सबसे अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कि जहाँ V जो है वोल्टेज टू द रिले करंट है PT का, जो I है वो CT का है, जो थीटा है यहाँ पे थीटा है, थीटा जो है फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट है, जो ये टाउ है, टाउ जो है मैक्सिमम टॉर्क एंगल है, मैक्सिमम टॉर्क एंगल ये टाउ, और ये K2 जो है K1 K2 जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये सब चीज़ें जब आप PPTs लोगे एंड इसको अच्छे से ओवर थ्रू करोगे, मतलब जब भी आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ बहुत ही 2D पॉइंट स्पेसिफिक वे में बहुत ही डिज़ाइन करके बताया गया है। ठीक है, तो जो हमारा डायरेक्शनल ओवर करंट रिले होता है, इसका अगर वर्किंग की बात करें तो वर्किंग जो होता है ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन और ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन दोनों में अलग होता है। लाइक अगर ड्यूरिंग हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें, जो हमारा डायरेक्शनल ओवर करंट रिले होता है, द करंट एंड वोल्टेज नियर बाय द फेज एंड फ्लो नॉर्मली। देखिए जब नॉर्मल कंडीशन होता है तो हमारा रिले बिल्कुल ऑपरेट नहीं करता, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन ड्यूरिंग फॉल्ट, जैसे ही फॉल्ट होगा उस समय हमारा ऑपरेटिंग टॉर्क जो होता है पॉजिटिव हो जाएगा और रिले हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा, और जो डायरेक्शन था वो चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा वो डायरेक्शनल ओवर करंट रिले हुआ है। ठीक है, तो इसका आपने वर्किंग देखा। वर्किंग जो होता है 2 टाइप्स होता है। पहला जो होता है वर्किंग जो होता है वो हमारा मतलब बिफोर फॉल्टी कंडीशन एंड मतलब इसको नॉर्मल कंडीशन कहते हैं, और दूसरा जो होता है हमारा फॉल्टी कंडीशन होता है। ठीक है, तो हमारा डायरेक्शनल ओवर करंट रिले हुआ। उसके बाद हम बात करें तो हमारा डायरेक्शनल ओवर करंट का रिले का फिगर देख सकते हो, ज़रूर एग्जाम में बनाना। ये मतलब एनर्जी मीटर जैसा है, एनर्जी मीटर का जस्ट मतलब थोड़ा सा 2 एनर्जी मीटर हम यूज़ कर लिए ऊपर, मतलब जो ये संट और सीरीज़ हमारा मैग्नेट होता है। तो ये मतलब कैसे बना है आप एक बार देख लेना, मैं यहाँ पर बना तो नहीं सकता हूँ, मतलब फिगर दिया हुआ है, फिगर आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम डिस्टेंस रिले बात करते हैं। अभी तक हमने ओवर करंट डायरेक्शनल रिले बात किया, अब नेक्स्ट हमारा डिस्टेंस रिले। डिस्टेंस रिले प्रोटेक्ट ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम द मेजरिंग द इम्पिडेंस। देखिए डिस्टेंस रिले जो होता है वो इम्पिडेंस मतलब इम्पिडेंस जो होता है उसको मेज़र करके, और हमारा रिले को मतलब क्या करता है, ये एक नाम देता है जैसे कि हम डिस्टेंस रिले कहते हैं। इट्स ऑपरेट व्हेन द इम्पिडेंस फॉल बिलो द प्रीसेट वैल्यू इंडिकेटिंग द फॉल्ट विद इन द डिस्टेंस फ्रॉम द सर्टेन लोकेशन। तो हमारा इम्पिडेंस इक्वल टू जेड इक्वल टू क्या होता है, V/I। तो वोल्टेज और करंट के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस अगर कम होगा इट्स मीन्स हमारा जो हम एक प्रीसेट वैल्यू करेंगे कि हमारा इम्पिडेंस अगर इससे कम हुआ इट्स मीन्स हमारा फॉल्टी कंडीशन हो गया।
ऑब्वियसली देखो एक थोड़ा सा एग्जांपल में बात करूँ, जब भी हमारा ये वायर है, ठीक है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर, ठीक है, मान के चलो, जब इसमें फॉल्ट होगा तो 10 एम्पियर तक भी करंट फ्लो होगा। इट मीन्स हमारा V = I × R होता है। तो अगर करंट की वैल्यू बढ़े, मतलब ये करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी ना, तो वही हमारा जेड की वैल्यू घटती है जब हमारा फॉल्टी कंडीशन होता है। तो हम मतलब नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो इमिडेंस रिले होता है उसका कुछ ना कुछ हम इमिडेंस सेट करके रखते हैं, प्री सेट। लेकिन जब हमारा फॉल्ट होता है तो उससे हमारा इमिडेंस की वैल्यू कम होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो है फॉल्टी कंडीशन हो गया। तो जब भी आपका एग्जाम हो, सेमेस्टर हो, तो ये आपका इमिडेंस रिले का फिगर है, जिसमें कि फ्रॉम सीटी और पीटी वोल्टेज और करंट, मतलब दोनों को मेज़र करना है ना, रेशियो वोल्टेज एंड करंट, ये दोनों को मेज़र करना है। रीस्टेयरिंग कॉइल, ये ऑपरेटिंग कॉइल है, जहाँ पे ये हमारा डायरेक्टली जो होगा ये हमारा क्या होगा, ट्रिप कॉइल से कनेक्ट होगा। ये सब चीज़ें आप ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम से पहले, ठीक है। तो आपका कौन सा हुआ, डायरेक्ट डिस्टेंस रिले हुआ। डिस्टेंस रिले के बाद डेफिनिट डिस्टेंस टाइप ऑफ इमिडेंस रिले। इसमें डेफिनिट आ गया तो वही होगा कि हमारा जो मतलब नॉन डायरेक्शनल करंट रिले जो होगा यहाँ पे इन द मेजर मतलब V/I, तो लोकेशन ऑफ द फॉल्ट बिकम द लेस देन द फिक्स्ड जो हमारा प्रीसेट वैल्यू होता है रिगार्डलेस ऑफ फॉल्ट करंट। मतलब ये फॉल्ट करंट से इसका कोई मतलब नहीं होता, इसका डिस्टेंस मतलब होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लेस देन द फिक्स्ड डेफिनिट प्रीसेट वैल्यू। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड और सिस्टम वोल्टेज पर डिपेंड करता है, फॉल्ट करंट पर उतना डिपेंड नहीं करता है। तो ये इसका भी कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो। कंस्ट्रक्शन में डेफिनिट डिस्टेंस इम्पीडेंस रिले कंसिस्टिंग ऑफ 2, मतलब हमारा कंपोनेंट एक वोल्टेज एलिमेंट होता है जिसको कि रीस्टेयरिंग कॉइल कहते हैं, जो हमारा पोटेंशियल पीटी से कनेक्ट होता है। और दूसरा जो होता है रीस्टेयरिंग कॉइल जो होता है वो करंट मतलब प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वोल्टेज इस मतलब बराबर होता है। तो ये हमारा मतलब ये रीस्टेयरिंग कॉइल हो गया। उसका दूसरा जो होता है वो हमारा करंट ट्रांसफार्मर से जो ऑपरेटिंग कॉइल होता है कनेक्ट टू द करंट ट्रांसफार्मर सीटी से ये कनेक्ट होता है। प्रोड्यूस द ऑपरेटिंग टॉर्क स्क्वायर, ये करंट के स्क्वायर होकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो हमारा ये ऑपरेटिंग कॉइल होता है। ऑपरेटिंग कॉइल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। जो रीस्टेयरिंग कॉइल होता है, रीस्टेयरिंग कॉइल ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर का होता है। तो करंट वोल्टेज दो हमारे इसमें मेन कंपोनेंट है, क्योंकि हम ये इम्पीडेंस रिले पढ़ रहे हैं। इम्पीडेंस रिले क्या होता है, रेशियो वोल्टेज अपन करंट। तो ये हमारा इम्पीडेंस रिले हुआ। आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा हो। उसके बाद कंपैरेटर, ऑपरेटिंग मैग्नीट्यूड, ये सब चीज़ें आप देख लेना अपने थ्रू, ठीक है। उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क इक्वेशन। तो टॉर्क इक्वेशन मैं यहाँ आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि टॉर्क इक्वेशन में क्या है यार कि जस्ट आपको मतलब पीपीटी आप पढ़ोगे तो आप टॉर्क इक्वेशन समझ जाओगे, ठीक है। इससे पहले भी आपने बहुत बार टॉर्क इक्वेशन पढ़ा होगा, सब कुछ पीपीटी में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी इम्पीडेंस रिले आए ज़रूर से ये फिगर बनाना, 2 सर्किट ब्रेकर लगाना, ठीक है। 2 सर्किट ब्रेकर, ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। 2 सर्किट ब्रेकर आप बनाना, इम्पीडेंस रिले बनाना। यहाँ पे हम पीपीटी लगाएंगे, यहाँ पर सीटी, दोनों कंपेरिजन करेगा। इम्पीडेंस इक्वल टू क्या होता है, Z = V/I। तो ये हमारा इम्पीडेंस रिले हुआ, ठीक है। तो बेसिक ऑपरेशन और इसका जो सर्किट है ज़रूर से ज़रूर आप एग्ज़ाम में बनाओ, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इम्पीडेंस रिले में। द रिले हो मतलब जो ये कंपेयर करता है द वैल्यू ऑफ जो भी है प्रीसेट, जो हम इम्पीडेंस के वैल्यू V/I का रेशियो जो लेते हैं। तो ऑपरेटिंग जो होता है 2 तरीके से होता है, सीटी और पीटी जो होता है करंट और वोल्टेज मेजर करते हैं। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं इम्पीडेंस रिले। इम्पीडेंस रिले में वही अंडर नॉर्मल कंडीशन ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन। इसमें भी 2 कंडीशन होता है। अंडर नॉर्मल कंडीशन में वोल्टेज हाई है, करंट इज नॉर्मल। देखिए इम्पीडेंस रिले जो होता है नॉर्मल कंडीशन में हमारा वोल्टेज हाई होगा, करंट कम होगा। तो हमारा इम्पीडेंस की वैल्यू एक जो हम नॉर्मल सेट करके रखे हैं उतना होगा। जैसे 5 वोल्ट सेट करके रखे हैं तो ये 5 वोल्ट ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब फॉल्टी कंडीशन, देखो ध्यान समझना, जब भी फॉल्टी कंडीशन होगा, फॉल्टी कंडीशन हमारा Z = V/I, वोल्टेज की वैल्यू जो होगी वो अब क्या होगी, घट जाएगी, और करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा इम्पीडेंस कम हो जाएगा। तो यहीं पे लिखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हमारा जो मतलब फॉल्टी कंडीशन हमारी Z की वैल्यू जो होती है इम्पीडेंस की वैल्यू घटती है, ठीक है। और हम जो सेट करके रखते हैं इम्पीडेंस की वैल्यू, अगर उससे कम हुआ तो हमारा ये सिग्नल जो होता है रिले जो है सेंड करता है हमारे सर्किट ब्रेकर को। और सर्किट ब्रेकर हमारे मतलब जो भी सिस्टम में फॉल्ट हुआ है उसको अनहेल्दी पार्ट को हेल्दी पार्ट से मतलब ब्रेक करता है। तो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ आवर, मतलब कैसे हमारा काम करता है ये इम्पीडेंस रिले। बहुत अच्छा मैंने आपको बताया। इसमें भी टॉर्क इक्वेशन होता है, टॉर्क इक्वेशन भी हमने आपको समझाया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो हमारा इम्पीडेंस रिले होता है। इम्पीडेंस रिले का जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में हम ट्राई करते हैं। ऑपरेटिंग रीजन होता है, ये पॉजिटिव ऑपरेटिंग टॉर्क के लिए होता है, ये नेगेटिव ऑपरेटिंग टॉर्क के लिए होता है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो ये आप अपने एग्जाम में बना सकते हैं, ठीक है। आगे अभी इम्पीडेंस रिले के बाद हम बात करते हैं रिएक्टेंस रिले।
रिएक्टेंस रिले देखिए नाम से क्लियर है कि रिएक्टेंस रिले इज अ टाइप ऑफ डिस्टेंस रिले दैट ऑपरेट व्हेन द रिएक्टेंस कंपोनेंट ऑफ द जो मेजर्ड इम्पीडेंस होता है इनके बीच में जो रिले होता है वो फॉल्ट बिकम द लेस देन द प्रीसेट वैल्यू। तो ये बिल्कुल जस्ट सिमिलर टू हमारा इम्पीडेंस रिले है, लेकिन यहाँ पे नाम से क्लियर है कि ये रिएक्टेंस रिले है। रिएक्टेंस रिले इज अ टाइप ऑफ डिस्टेंस रिले, ये डिस्टेंस रिले के ही टाइप का होता है। ऑपरेट व्हेन द रिएक्टेंस कंपोनेंट जो होता है जो हम सेट करते हैं प्रीसेट वैल्यू उससे हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये हमारा रिएक्टेंस रिले हुआ। रिएक्टेंस रिले भी दो हमारा मतलब ये क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉइल होता है, करंट कॉइल, और ये हमारा एक मतलब I²R जो प्रोड्यूस करता है टॉर्क, और हमारा CT का यूज़ करते हैं, CT मतलब करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्टेंस रिले जिसमें कि वोल्टेज जो होता है रीस्टेयरिंग कॉइल होता है वोल्टेज, ये हम PT से कनेक्ट करते हैं। कंपरेटर होता है, कंपेयर जब तक कंपेयर नहीं हुआ वोल्टेज अपन करंट रेशियो, वो हमारा मतलब ये क्या था इम्पीडेंस रिले। वैसे ही रिएक्टेंस रिले में कंपेरिजन करना पड़ता है, उसके लिए हम कंपरेटर का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा जो है रिएक्टेंस रिले है। रिएक्टेंस रिले जब भी आपके एग्जाम में आए जरूर बनाना। ये आपका ऑपरेटिंग कॉइल है, ये आपका रीस्टेयरिंग कॉइल है, ठीक है, और ये हमारा पोलराइजिंग कॉइल है। तो ये ऐसे ज़रूर आप फिगर बनाना। ये आपका रिएक्टेंस रिले है। आई होप रिएक्टेंस रिले अभी तक समझ में आया। रिएक्टेंस रिले का अगर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक बोले तो कैरेक्टरिस्टिक आप ऐसे बना लेना एग्जाम में, ज़रूर एक बार आप देख लेना कि रिएक्टेंस मतलब प्रैक्टिस कर लेना यार, एटलीस्ट प्रैक्टिस तो हम कर ही सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ आवर रिएक्टेंस रिले वर्क। उसके बाद अब आता है एडमिटेंस रिले। एडमिटेंस रिले को माहौर रिले। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, इस पर आपके गेट में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, माहौर रिले से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। केवल और केवल आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये मतलब यूनिट मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके गेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि माहौर रिले का यूज़ कहाँ होता है। तो माहौर रिले को हम एडमिटेंस रिले के नाम जानते हैं। माहौर रिले इज ऑल्सो कॉल्ड एन एडमिटेंस रिले। इट्स डायरेक्शनल डिस्टेंस रिले दैट ऑपरेट व्हेन द मेजर्ड जो हमारा इम्पीडेंस है Z = V/I बाय द रिले लाई इनसाइड द स्पेसिफिक सर्कल इन RX डायग्राम। जो RX हम मतलब रेजिस्टेंस और जो इम्पीडेंस रेजिस्टेंस और जो इंडक्टेंस के बीच में हम डायग्राम बनाते हैं, उसके अंदर अगर यहाँ पर लिखा है लाई इनसाइड द स्पेसिफिक सर्कल, तो ये हमारा माहौर रिले ऑपरेट करेगा, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ माहौर रिले में भी सेम ऐसे ही है, सब में वही है। वोल्टेज हम पोलराइजिंग एलिमेंट हो जाएगा कनेक्टेड टू द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर PT। इट्स प्रोवाइड द रेफरेंस ऑफ द वोल्टेज, मतलब रेफरेंस डिटरमाइन करने के लिए, डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए रेफरेंस का यूज़ करेंगे। फिर इसमें भी CT का यूज़ करेंगे। देखिए जब तक CT और PT नहीं आएगा तब तक हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो हर में थोड़ा सा डिफरेंस है और इसका नाम चेंज हो गया, उस सबका अलग अलग एप्लीकेशन है। करंट जो ट्रांसफार्मर होगा ये जो होगा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। कंपरेटर जो है कंपेयर करेगा विद इन द सेट जो हमने रीजन सेट किया है, ठीक है। उसके बाद माहौर रिले का ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है ये ऑन द रिएक्टेंस और जो हमारा रिएक्टेंस, देखिए रेजिस्टेंस और जो हमारा इंडक्टेंस होता है वर्सेस हमारा X, इनके बीच में हम क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक जो होता है इसका हम पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने इम्पीडेंस रिले, रिएक्टेंस रिले, डायरेक्शनल करंट ओवर रिले, थर्मल रिले, गैस एक्चुएटेड रिले, मतलब जितने टाइप के रिलेज थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, ये हमने पढ़ा। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट रिले जो कि डिफरेंशियल रिले है। नाम से क्लियर है कि ये डिफरेंशियल रिले ऑपरेट ओनली व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द टू आर मोर सिमिलर क्वांटिटी लाइक यूजुअली करंट आर प्री डिटरमाइंड वैल्यू। जैसे मान के चलो ये हम डिस्टेंस रिले मतलब डिफरेंशियल रिले क्या करता है, जैसे हमारे फीडर है, एक यहाँ फीडर है, एक यहाँ फीडर, इन दोनों के बीच में हम बीच में पायलट यूज़ करते हैं, पायलट वायर करते हैं, यहाँ से इसका कनेक्शन करते हैं। अगर यहाँ पे मान के चलो 1 एम्पियर है और यहाँ पे 1 एम्पियर है तो कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे 5 एम्पियर हो गया, यहाँ 1 एम्पियर, तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया। तो यही डिफरेंस रिले, डिफरेंसेस मीन्स एक कंपेरेटर रिले भी कह सकते हैं, कंपेयर करके, और हमारा फॉल्टी कंडीशन, अनफॉल्टी कंडीशन, हेल्दी कंडीशन, अनहेल्दी कंडीशन, ये क्या करता है, ये हमारा मेजर करता है। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि इट्स डिफरेंशियल रिले ऑपरेट व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द टू आर मोर सिमिलर क्वांटिटी यूजुअली, और जो हमारा प्री डिटरमाइंड वैल्यू है इससे अगर एक्सीड होगा हमारा वैल्यू तब ये ऑपरेट होगा। तो बेसिक प्रिंसिपल वही है, सभी रिले का सेम एज इट इज़ है, तो आप PPT में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब आपका ये सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं जो कि है स्टैटिक रिले। स्टैटिक रिले इज अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव रिले इन विच द relay operation is performed by electronic or solid state circuit like transistor, diode, रजिस्टर, कैपेसिटर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंस्टेड ऑफ मूविंग पार्ट। देखो अभी तक जितना हम पढ़ रहे थे लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में इलेक्ट्रो और मैकेनिकल, इसमें हमारा मैकेनिकल मतलब मैनुअली था, तो ये हमारा
टोटली जो है ये हम नहीं कह सकते कि स्टैटिक रिले, इसमें मूविंग पार्ट था। अभी हमने उसके बाद एनर्जी मीटर वाला, इंडक्शन वाला पढ़ा, उसमें मूविंग पार्ट था। अभी तक जितना हम पढ़े हैं, ओवर डायरेक्शनल रिले, करंट रिले, वोल्टेज रिले, इम्पीडेंस रिले, सब में मतलब मूविंग पार्ट था। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये स्टैटिक डिवाइस है, ये स्टैटिक रिले, इसमें कोई हमारा मूविंग पार्ट नहीं होगा। ये हमारा एडवांस हम कह सकते हैं न्यू जनरेशन का है, जिसमें हम ट्रांजिस्टर, डायोड, रेजिस्टर, कैपेसिटर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। और ये रिले जो होता है मच बेटर देन जो होता है हमारा मूविंग पार्ट रिले होता है, क्योंकि मूविंग पार्ट रिले में क्या होता है, लॉसेस ज़्यादा होते हैं, इसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं, ये कॉस्टली भी नहीं होता है, सस्ता भी होता है, ठीक है। तो इसके कुछ एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। बेसिक कंस्ट्रक्शन, इसमें भी सीटी और पीटी का हम यूज़ करेंगे, कंपरेटर का यूज़ करेंगे। स्टैटिक रिले का यहाँ पे फिगर, मतलब स्टैटिक रिले का मेजरिंग जो कंपेयर क्वांटिटी है, लाइक यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। एम्पलीफायर, कंपरेटर यूज़ करते हैं। डिटरमाइन वेदर द फॉल्ट कंडीशन एग्जिस्ट आर नॉट। आउटपुट सर्किट होता है, आउटपुट सर्किट में यूज़ जो हम SCR जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है उसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारा स्टैटिक रिले है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, बस यही ध्यान रखना होगा, ठीक है। स्टैटिक रिले का भी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होता है, लाइक द इनपुट सिग्नल जो करंट और वोल्टेज होता है फ्रॉम द सिस्टम इज़ कंटिन्यूसली मॉनिटर। जो वोल्टेज और करंट होते हैं हमारे इनपुट में आते हैं, इसको हम कंटिन्यूसली हमेशा मॉनिटर करते हैं। तो हमारे स्टैटिक रिले में हमेशा मॉनिटर करते हैं। इफ द इनपुट वैल्यू जो होता है, अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू जितना हमने प्रीसेट करके रखा है उसे जहाँ एक्सीड होगा तो उसी समय हमारा क्या होगा, सिग्नल एक्टिवेट एंड हमारा ट्रिप सर्किट जो होगा वो हमारा सर्किट ब्रेकर से हमारा क्या करेगा, आइसोलेट कर देगा जो हमारा फॉल्टी सेक्शन है, जो अनहेल्दी पार्ट है, मतलब उस सेक्शन को अलग कर देगा। हमारा स्टैटिक रिले हुआ। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट। अभी तक जितना आपने पढ़ा यहाँ पे पूरा उसका समरी है, लाइक स्टैटिक रिले और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। ये जो होता है मैनुअली, और मतलब ये जो होता है हम इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। मतलब इसका टाइम जो होता है बहुत कम होता है, लाइक पावर कंजप्शन जो होता है 1 मिलीवाट, इसका पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है। मूविंग पार्ट इसमें नहीं होता है, इसमें मूविंग पार्ट होता है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इसमें ग्रेविटी मतलब स्टैटिक रिले हम किसी प्लेस पे हम यूज़ कर सकते हैं, स्टैटिक रिले को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल रिले है इसमें मैनुअली होता है, तो इसमें हम ग्रेविटेशन को भी ध्यान में रखते हुए इसका यूज़ करते हैं। पोजीशन ऑफ रिले, इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इसको कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड, सेकंड जनरेशन का, ये फर्स्ट जनरेशन का है। रिले जो साइज़ है बहुत ही कम होता है, स्टैटिक रिले ये लार्जर होता है। एक्यूरेसी जो होती है बहुत ही स्टैटिक रिले का ज़्यादा होती है, इसकी हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है उसकी कम होती है। तो अभी तक जितना आपने पढ़ा यहाँ हमने बिल्कुल 1 मिनट में समराइज़ कर दिया स्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया होगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिक रिले, देखो स्टैटिक रिले में इतना ज़्यादा नहीं आता है, तो इस वीडियो का लेंथ हम नहीं इनहेंस करना चाहेंगे। स्टैटिक रिले का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, ये आप अपने से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक रिले का जो भी है मतलब क्लासिफिकेशन है, ट्रांसड्यूसर टाइप रिले है, ट्रांसड्यूसर टाइप रिले में भी ये वर्किंग प्रिंसिपल दिया हुआ है। रेक्टिफायर टाइप रिले है। तो ये सब चीज़ें आप अपने नॉलेज को इनहेंस करने के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन सेमेस्टर में इतना ज़्यादा आपसे पूछता नहीं है। स्टैटिक रिले पूछेगा बस। स्टैटिक रिले में आप स्टैटिक रिले के बारे में जितना मैंने डिफरेंसेस बताया और उतना भी देते हो तो आप 7 सेमेस्टर में टीचर भी जानते हैं कि आप कितना पढ़ते हो। तो इट्स ऑल अबाउट यू, इफ़ यू वांट देन यू कैन गो फॉर डीप नॉलेज। अदरवाइज जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है उतना मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो स्टैटिक ओवर करंट रिले हमने पूरा अच्छे से आपको बताया। स्टैटिक ओवर करंट रिले बहुत बड़ा है, तो ये सब चीज़ें जैसे स्टैटिक ओवर करंट रिले है तो ये ज़रूर आप सर्किट डायग्राम बना सकते हो कि हमारा सीटी से मतलब इनपुट आ रहा है, ये इनपुट सीटी, रेक्टिफायर का यूज़ किए, रेक्टिफायर का क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, लेवल डिटेक्टर लगाया, एम्पलीफायर लगाया, आउटपुट हमारा डिवाइस है ये ट्रिप कर दिया। अगर फॉल्ट आया तो ट्रिप करेगा, नहीं फॉल्ट आया तो नॉर्मली हमारा स्टैटिक रिले चलता रहेगा। तो स्टैटिक रिले का हमारा मतलब सर्किट डायग्राम था। उसके बाद कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन में इनपुट, फेज शिफ्टिंग, मेजरिंग, डिटेक्शन, आउटपुट सर्किट सब कुछ दिया हुआ है, तो आप अपने से पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक डायरेक्शनल रिले, अगर डायरेक्शन इसमें स्टैटिक रिले में भी पार्ट होता है, लाइक डायरेक्शन के लिए अगर ऑपरेट हो, इसमें इनपुट हम देंगे, फेज कंपरेटर होगा, लेवल डिटेक्टर होगा, इसमें फेज कंपरेटर, लेवल डिटेक्टर जरूर आएगा। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा मतलब पीपीटी को नीचे स्क्रॉल करके भी देख सकते हो। स्टैटिक रिले में कुछ इंपॉर्टेंट अगर है तो आप अपने से भी पढ़ सकते हो। तो ये स्टैटिक रिले है, ठीक है। इसमें स्टैटिक रिले में डिस्टेंस रिले, इम्पीडेंस रिले सब कुछ होता है, तो ये सब कुछ दिया हुआ है, मतलब आप अपने से पढ़ सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेकंड यूनिट। इसको 2 पार्ट में हमने आपको अच्छे से बताया। देखिए ये जो है 38 मिनट का और पहला 30 मिनट, मतलब 1 घंटा से अधिक हो गया। और मेरा मेन मोटिव होता है कि हम आपको जो भी आपका 1 शॉट होता है उसको 1 घंटा के अंदर मतलब हम कंप्लीट करें। तो सबसे बड़ा यूनिट था, इसमें 90 पेज था। हमारा ये पार्ट 2 है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।